फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल जो है डिस्कशन करा, वो डिस्कशन हम लोगों ने करा था लास्ट लेक्चर में ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन के ऊपर। और ये बताया था कि हम ऑडिट एविडेंसेस क्यों लेते हैं, ऑडिट एविडेंस का मीनिंग क्या है, क्या पर्पज़ है ऑडिट एविडेंस लेने का, वो हमने लोगों ने एक डिस्कशन छोटा सा करा। मैं उसी डिस्कशन को एक बार दोबारा चालू करता हूँ, क्योंकि ऑडिट एविडेंस आपको थोड़ा सा और एक बार हम उसका ओवरव्यू दे देते हैं, जिससे कि हम लोग जब टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस या ऑडिट एविडेंस के बारे में बाकी चीज़ें पढ़ें तो उस समय हमें थोड़ी सी क्लैरिटी रहे। कल आपको एक चीज समझाई थी कि हम लोग जब ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन, जब ये बात हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जामिनेशन, तो इस लाइन का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना नहीं होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कैसे चेक करेंगे? जैसे कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पी एंड एल में लिखा हुआ है सेल्स 50 लाख, तो इस 50 लाख को पी एंड एल से नहीं चेक किया जा सकता, इसके लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जनरल एंट्री में जाना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो आपको सेल्स के जो बिल होते हैं, जो उसके डुप्लीकेट कॉपीज होती है, जिसको हम लोग काउंटर फाइल बोलते हैं, जो पिंक कलर की कॉपी आपने देखी होगी, या येलो कलर की या वाइट कलर की जो कार्बन कॉपी आती है, उसे काउंटर फाइल बोला जाता है। उसको क्रॉस, क्योंकि ओरिजिनल बिल तो हमने जो बायर होगा उसको दे दिया होगा, तो उससे चेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से परचेजेस के जो ओरिजिनल बिल होंगे, उनसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि परचेज का जो ओरिजिनल बिल है वो क्या डॉक्यूमेंट है, तो उससे कैसे चेक करना है। और कभी कभी तो हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बाहर भी जाके चेक करना पड़ता है, जैसे मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी, यानी मान लीजिए किसी पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के लिए भी हमें कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट जिस बोर्ड मीटिंग में फाइनलाइज हुआ होगा, वो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स भी देखने पड़ते हैं, या उस बोर्ड मीटिंग के लिए कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है जनरल मीटिंग में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो भी देखना पड़ता है। तो हम लोग जब ये कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करनी है और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रुथ एंड फेयरनेस चेक करना है, तो उस समय फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो रिलेटेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनको चेक करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चेक होता, बोलने में ये आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, लेकिन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं चेक करना होता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, वो चेक करने होते हैं। ठीक है। और वो जो सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आप चेक कर रहे हैं, उसे बोला जाता है वाउचिंग वेरिफिकेशन करना। अब हम क्यों चेक करते हैं? उसे चेक करने के हम लोग जिस चीज को चेक करना चाहते हैं उसके लिए एविडेंस लेते हैं। जैसे सेल्स को हम चेक करना चाहते हैं, मुझे ये बोलना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो इसका मतलब उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं, तो मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने का मतलब मुझे सेल्स का ट्रूथ एंड फेयरनेस चेक करना पड़ेगा, मुझे परचेज का ट्रूथ एंड फेयरनेस चेक करना पड़ेगा, मुझे एसेट्स का ट्रूथ एंड फेयरनेस चेक करना पड़ेगा, मुझे लाइबिलिटीज का ट्रूथ एंड फेयरनेस चेक करना पड़ेगा। उसे उसे चेक करना, अब उस सेल्स को चेक करने के लिए मैंने रिकॉर्ड चेक करे, तो आप समझे, मैं उस सेल्स के फिगर की ट्रूथ एंड फेयरनेस को चेक करने के लिए उसके सपोर्टिंग रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं। सेल्स के ट्रुथ एंड फेयरनेस को चेक करने के लिए मैं सेल्स के जो सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है, उसे चेक कर रहा हूं। वो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन चेक करना, अब चेक करके मुझे क्या मिलेगा? उस सेल्स के लिए एविडेंस मिलेगा। आज सेल्स का फिगर है 50 करोड़ रुपए का, तो मुझे इस फिगर के लिए एविडेंस क्या मिल रहा है? सेल्स का बिल है या नहीं है, सेल्स की लेजर में एंट्री है या नहीं है। लेजर से जाऊंगा फिर जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री से बिल अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बेसिकली ये जो इंफॉर्मेशन जिसे आप चेक करते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपको एविडेंस अवेलेबल करवाती है। किस चीज के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा है, वो जो लिखा है वो सही है या नहीं। इस बात के लिए एविडेंस कौन दिलाता है? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन जो भी है। ठीक है, एक बात। अब चूंकि हम लोगों ने आपसे कहा कि हम लोग सैंपलिंग करते हैं, 100% एग्जामिनेशन नहीं करते, तो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते। चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर के सारे ट्रांजेक्शन चेक नहीं करते, यानी थोड़े ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, तो जो थोड़े ट्रांजेक्शन हमने चेक करे, उन थोड़े ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग अपने एविडेंसेस लेने की कोशिश करते हैं। यानी आपने जब सारे ट्रांजेक्शन नहीं चेक करे तो सारी इंफॉर्मेशन चेक नहीं करी, यानी थोड़ी इंफॉर्मेशन चेक करी। उनमें से भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जब चेक कर रहे हैं आप, तब आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन नहीं दी जा सकती, तो वो इंफॉर्मेशन ओपिनियन बनाने में काम नहीं आई। दो बातें समझो आप, सारी इंफॉर्मेशन हमने चेक नहीं करी, और जो हमने चेक करी उनमें से भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होगी जो ओपिनियन बनाने के काम में नहीं आई होगी।
तो जो इंफॉर्मेशन, ये जो आपने अभी इंफॉर्मेशन देखी सारी यहाँ पर, या जो देख रहे हैं आप काउंटिंग रिकॉर्ड्स और ये जो अदर इंफॉर्मेशन जो आप देख रहे हैं, इनमें से जो जो इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसको आपने अपनी ओपिनियन बनाने में प्रयोग में लिया, जिसको आपने अपनी ओपिनियन बनाने में यूज करा, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। हर इंफॉर्मेशन नहीं, जो इंफॉर्मेशन आपने ओपिनियन बनाने में यूज करा, जिसके बेसिस पर आप अपना कंक्लूजन बनाएंगे और जिस कंक्लूजन के बेसिस पर आप ओपिनियन बनाएंगे, वो इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट एविडेंस। और इसीलिए जब आप ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन देखेंगे तो ये डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर in arriving at conclusions or in arriving at those conclusions on which opinion is based। वो conclusions जिनके बेसिस पर आपने अपनी ओपिनियन बनाई, उन conclusions तक पहुंचने के लिए जो इंफॉर्मेशन आप यूज करते हैं, क्योंकि देखिए कंक्लूड करना बिना एविडेंस के पॉसिबल नहीं है। सेल्स सही है या नहीं, इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सेल्स से रिलेटेड सारी। इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए सेल्स से रिलेटेड जितनी भी है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचूंगा कि सेल्स सही है या नहीं, और उसी के बेसिस पर मैं अपनी राय व्यक्त करूंगा। ये कहलाते हैं ऑडिट एविडेंस, जैसा हम लोगों ने कल पढ़ा। अब सवाल आता है कि ऑडिट एविडेंस, चूंकि हमने लास्ट एक चीज कहा था कि ऑडिट एविडेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये उस ऑडिट एविडेंस की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। इससे बड़ी कोई क्वालिटी नहीं। अभी क्या क्वालिटी है इसके बारे में डिस्कशन करना है हमें। उससे पहले मैं आपको जो है एक टॉपिक पे ले जाना चाहता हूं, वो है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। यानी ऑडिट एविडेंस कितने तरह के होते हैं। इस वाले टॉपिक में आप समझिए जरा, आपके सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस को तीन, ये बोलने के लिए टाइप्स है, एक्चुअल में टाइप नहीं है, सिचुएशनल है। कैसे? पहला ऑडिट एविडेंस होता है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस क्या होता है? अच्छा, प्राइमा फेसी को आप अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, क्योंकि बच्चे इसको पढ़ने के बाद, स्पेशली जब हम लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं या यहाँ आ जाते हैं, तो उसके बाद बच्चे अपने आप ये जो है ना अजम्पशन लगा लेते हैं कि सब प्राइमा फेसी तो जो है लोअर लेवल का एविडेंस है। नहीं नहीं, यहाँ कुछ लोअर लेवल का हायर लेवल का जैसा कुछ भी नहीं है, इस बात का आप जरा ख्याल रखिएगा। प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस हम किसको बोलते हैं? दोज ऑडिट एविडेंसेस, दोज ऑडिट एविडेंसेस which is obtained by auditor, which is obtained by auditor first। किसी भी चीज के लिए जब आप सबसे पहला ऑडिट एविडेंस लेते हैं, यानी जो हम इसको ऐसे बोले प्राइमा फेसी मतलब पहला पहला ऑडिट एविडेंस, तो फर्स्ट ऑडिट एविडेंस जो ऑडिटर किसी भी आइटम के लिए लेता है, ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर फॉर एनी आइटम, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस। किसी भी आइटम के लिए जो सबसे पहला ऑडिट एविडेंस आपके पास में आता है वो कहलाता है प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल आज सेल्स के लिए आपके पास सबसे पहला ऑडिट एविडेंस क्या आएगा? सेल्स के लिए आपके पास सबसे पहला ऑडिट एविडेंस आएगा सेल्स का बिल। ये जो प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस है, प्राइमा फेसी ऑडिट एविडेंस, दिस कुड बी conclusive, this could be persuasive। कंक्लूसिव भी हो सकता है, परसुएसिव भी। अब ये कंक्लूसिव और परसुएसिव में क्या फर्क होता है? कंक्लूसिव विच इज इन विच यू डू नॉट नीड फर्दर एविडेंस, यानी विच इज, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ विच, ऑन बेसिस ऑफ विच ऑडिटर कुड कंक्लूड, ऑडिटर कुड कंक्लूड। इतना बढ़िया ऑडिट एविडेंस कि जिसके बेसिस पर ऑडिटर सीधा कंक्लूड कर दे। कंक्लूड कर दे मतलब उसे उस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कोई कंफ्यूजन ही ना हो। जैसे सेल्स के लिए आपको मिल गया सेल्स बिल,
अब सेल्स के लिए सेल्स विद इतना कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपको किसी और एविडेंस की जरूरत ही नहीं है. नो नीड ऑफ फर्दर ऑडिट एविडेंस. नो नीड ऑफ फर्दर ऑडिट एविडेंस मतलब जरूरत ही नहीं है, वहीं कंक्लूड हो गया, फाइनल कंक्लूजन हो गया. फाइनल कंक्लूजन हो गया कि सेल्स के लिए सेल्स बिल अवेलेबल है, और सेल्स बिल में लिखा है अगर सेल्स 5 लाख है तो 5 लाख है. कोई दूसरे एविडेंस की जरूरत भी नहीं है, और अगर आ भी गया तो भी नहीं लूंगा. सेल्स के लिए अगर सेल्स बिल है तो सेल्स बिल के अलावा मुझे किसी और ऑडिट एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, और अगर मिल भी गया ना तो भी नहीं लूंगा. वो एविडेंस कहलाता है कंक्लूसिव. जैसे सेल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया, परचेज के लिए व्हाट कुड बी बेटर ऑडिट एविडेंस देन परचेज बिल. फॉर परचेज what could be a better audit evidence than a purchase bill? If you have purchase bill to verify the purchase, you actually do not need any other evidence, and if any other evidence is available by default, still you do not need that audit evidence, because the purchase bill is the only conclusive audit evidence for the purchases. No other audit evidence can give you a better result than this, isn't it? This is called as conclusive audit evidence. Persuasive मतलब इसको थोड़ा सा ढंग से समझना है हमें. ऑडिटर में डिसाइड, पहले तो उसका मीनिंग समझ ले हम लोग. दोज एविडेंसेस ऑन बेसिस ऑफ विच ऑडिटर परजुएड्स, एक वर्ड होता है परजुएड, परजुएड, टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, बट नॉट एबल टू कंक्लूड, बट नॉट एबल टू कंक्लूड मतलब ऐसा कोई ऑडिट एविडेंस जिसको मैं रिजेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जिसको मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूं. यानी आज अगर कोई मुझे बोले कि उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन दे दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सही है या नहीं, मैं ये कंक्लूजन नहीं दे पा रहा, लेकिन उस ऑडिट एविडेंस को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं, उसे बोलते हैं परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस. इन दैट केस, अभी हम और एग्जांपल से समझते हैं. इन दैट केस ऑडिटर may decide, auditor may decide to obtain further audit evidence. मे वर्ड मैंने क्यों लिखा वो बताता हूं. उदाहरण के तौर पे समझें, कंपनी के पास में कोई बिल्डिंग है. अब वो बिल्डिंग ओन्ड है ऐसा कंपनी हमें बोल रही है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ आ रहा है लैंड एंड बिल्डिंग वाले सेक्शन में बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए. अब हम जब ये चेक करते हैं कि आपने लिखा बिल्डिंग 5 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, तो हमें 3 बातें चेक करनी है. आपको याद हो तो जब असर्शन में आपको समझा रहा था तब भी मैंने एग्जाम्पल लिया था बिल्डिंग वाला, कि आपको बिल्डिंग चेक करनी तो आपको 3 चीजें चेक करनी पड़ेंगी. पहला, बिल्डिंग का एग्जिस्टेंस, क्या बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं. सेकंड, बिल्डिंग का ओनरशिप, और तीसरा बिल्डिंग का वैल्यू. एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड उसका वैल्यू. एग्जिस्टेंस चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है हम जाएं और फिजिकली वेरीफाई कर कर आ जाएं. वहां पर अगर लैंड है तो ओनरशिप हमारा है या नहीं वो तो बात की बात है. बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, हाँ बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, तो एग्जिस्टेंस चेक करने का एक ही तरीका है, वो है फिजिकल वेरिफिकेशन. अब सवाल आता है दूसरा, ओनरशिप. ओनरशिप मतलब क्या वो बिल्डिंग है तो सही वो कंपनी की है या नहीं. कंपनी कह रही है, उसने अपनी बैलेंस शीट में लिखा, कह रही है मतलब उसने अपनी बैलेंस शीट में लिखा 5 करोड़ रुपए बिल्डिंग, तो वो बिल्डिंग कंपनी की है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा. अब कैसे चेक करें. ओनरशिप चेक करने के लिए तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए. अब यहां से देखिएगा कैसे परसुएसिव और कंक्लूसिव का डिफरेंस आता है. यहां से कैसे परसुएसिव और कंक्लूसिव का डिफरेंस आएगा. हम चाहते हैं कि हम चेक करें ओनरशिप है या नहीं. क्या चाहिए, कंपनी के पास एक स्टैम्प पेपर है जिसके ऊपर कंपनी ने जब परचेस करा तो थर्ड पार्टी के साथ अग्रीमेंट करा. स्टैम्प पेपर बकायदा 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बना हुआ है, प्रॉपर लैंग्वेज उसमें लिखी हुई है, स्टैम्प पेपर पे है, तो लीगैलिटी तो वैसे भी हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं अभी पूरी तरीके से. बकायदा नोटरी के इसके ऊपर साइन भी है, नोटरी ने ठप्पा भी लगाया है. यानी वो स्टैम्प पेपर पे नोटराइज्ड है, प्रॉपर लैंग्वेज में है, और किसी लॉयर से बनवाया है तो बकायदा उस लॉयर के भी साइन है और लॉयर ने भी उसके ऊपर अपना सील लगाया है, 2 विटनेस के भी साइन है. यानी ये डॉक्यूमेंट एक बना हुआ है एग्रीमेंट, इसे बोलते हैं एग्रीमेंट. अच्छा, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, जो रजिस्ट्रार होता है उस सिटी का, उसके पास जाके रजिस्ट्री करानी पड़ती है.
जैसे हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम राजस्थान में हैं तो राजस्थान में नगर निगम होता है हर सिटी के अंदर। तो नगर निगम को ये काम दिया हुआ है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज जयपुर में या जिस भी सिटी में आप रहते हैं, जयपुर का एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि कैपिटल है जयपुर में, क्या होता है कि नगर निगम के पास आपको जाना पड़ेगा। नगर निगम के जो ऑफिस है वहां पे एक रजिस्ट्रार होता है, उस रजिस्ट्रार के सामने दोनों पार्टीज आती हैं, दोनों पार्टी से कंसेंट लिया जाता है। ऑल्दो एग्रीमेंट बना हुआ है, उस कंसेंट को लेने के बाद रजिस्ट्रार दोनों पार्टी से पूछता है, वो प्रॉपर्टी का फिजिकल इंस्पेक्शन भी कर कर आता है अगर उसे जरूरत लगती है तो, और बकायदा आपको 6.5% की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। यानी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसकी जो परचेस प्राइस है उसका 6.5% आपको रजिस्ट्री चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जिसको हम लोग स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं। आप वो पे करते हैं, यानी अगर आप 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मोटा मोटी 3 लाख रुपए जो है आपको स्टैम्प ड्यूटी के नाम से रजिस्ट्रार को देने पड़ेंगे। वो दोनों पार्टीज को बुलाएगा, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, उसके सामने फिजिकली वेरिफिकेशन भी होगा दोनों पार्टीज का, और जरूरत पड़ी तो रजिस्ट्रार प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन कर कर आएगा। उसके बाद वो उस अग्रीमेंट पे अपने जो है ना सील और स्टैंप लगा देता है, अपना सिग्नेचर कर देता है। इसका मतलब अब ये ऑथेंटिक प्रूफ हो गया कि ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है और जिसका नाम इसमें लिखा है वही इसका ओरिजिनल ऑथेंटिक ओनर है, और प्रॉपर्टी सेल्डर इस बात का रिकॉर्ड गवर्नमेंट पे। ये एक ऑथेंटिक, इसको हम बोलते हैं रजिस्ट्री। अब कंपनी के पास अग्रीमेंट तो है, जिस अग्रीमेंट पे दोनों पार्टी के साइन है, उस अग्रीमेंट को स्टैंप पेपर पे भी बनाया हुआ 500 रुपए के, लेकिन रजिस्ट्रार के साइन नहीं है, नहीं उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। रजिस्ट्री नहीं हुई तो आपने वो 6.5% की जो स्टैंप ड्यूटी देते हैं, जितने भी परसेंट की स्टैंप ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द सिटी, वो आपने पे नहीं करी। रजिस्ट्रार के भी साइन नहीं है। अब मेरी समस्या क्या है, चूंकि सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, सबसे कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, सबसे कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट किसी प्रॉपर्टी के लिए होता है उसका रजिस्ट्री पेपर, वो कंपनी के पास नहीं है। तो कंक्लूसिव एविडेंस वो होता तो मुझे कोई कुछ करना ही नहीं था, वो एक स्टैंप पे वो दिख गया ना रजिस्ट्री, बस कंक्लूड हो गया कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू कंपनी, बात खत्म। लेकिन चूंकि कंपनी के पास रजिस्ट्री नहीं है, अब लेकिन कंपनी ने जो डॉक्यूमेंट मुझे दिया मैं उसे भी ऑल टुगेदर इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टैंप पेपर पे बना हुआ है। रजिस्ट्रार के साइन भले ही ना हो लेकिन नोटरी के साइन भी हैं, वकील ने बनाया है, दो गवाह भी हैं, विटनेस भी उसके अंदर है। तो मैं उसको पूरी तरीके से जो है ना रिजेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन हो गया। ये जो एविडेंस है जिसे आप रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, यानी जिसके बेसिस पर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे ना, ये एविडेंस क्या कहलाता है, परसुएसिव एविडेंस। ये ऑडिटर को परसुएड करता है किसी बात को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन उसको कंक्लूड करने में हेल्प नहीं करता। इट हेल्प्स ऑडिटर टू एक्सेप्ट दैट थिंग, बट इट डू नॉट मेक ऑडिटर केपेबल और मेक एबल ऑडिटर टू कंक्लूड द सेम। वो एविडेंस कहलाता है परसुएसिव। अब परसुएसिव ऑडिट एविडेंस से तो हमारे लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये है कि हम इस ऑडिट एविडेंस को एक्सेप्ट करें तो कैसे करें, और इसके बेसिस पे मैं कंक्लूजन नहीं बना सकता, और मैं कंक्लूजन नहीं बना सकता तो मेरे लिए ओपिनियन देना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। तो ऐसे केस में देखो हमने यहां पर क्या बात लिखी, हमने लिखा इन दैट केस ऑडिटर में डिसाइड। आप लास्ट वाली लाइन देखिए, इन ऑडिटर में डिसाइड, इन दैट केस ऑडिटर में डिसाइड टू ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस। अब ये जो फर्दर ऑडिट एविडेंस है ये ऑडिटर को लेना पड़ेगा। ये फर्दर ऑडिट एविडेंस जो है ये ऑडिटर को लेना पड़ेगा, इसके बिना ऑडिटर आगे ओपिनियन। कई बार लेकिन ऐसा होता है, क्या ध्यान से सुनिएगा जरा, कि ऑडिटर परसुएसिव के बेसिस पर ही अपनी ओपिनियन दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर परसुएसिव के बेसिस पे ही, अगर वो डिपेंड करता है किस तरह के आइटम को आप वेरीफाई कर। हम ये नहीं कहेंगे, हमने मे वर्ड जो लगाया कि ऑडिटर मे ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस, वो मे वर्ड लगाने के पीछे हमारा रीजन है कि ऑडिटर इस बात को कंक्लूड करे, वो डिसाइड करे कि मुझे अपनी ओपिनियन इस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे देनी है या नहीं देनी। यदि उसे लगता है नहीं यार मैं परसुएसिव के बेसिस पर ओपिनियन नहीं दे सकता, तो उसे और एविडेंस लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे तो लेने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ये प्राइमा फेसी के बाद जो दूसरा मैं बोलना चाह रहा था, वो जो मैंने नीचे आपको समझा दिया, वो यही मैं लिख देता हूं, परसुएसिव। और तीसरा क्या होता है, कंक्लूसिव। वेल इसको समझा मैंने नीचे ही दिया, इसलिए दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों के लिए होते हैं, वो आप मीनिंग को समझें। यहाँ पे नीचे रेफर करा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूँ।
ऑन बेसिस ऑफ विच ऑडिटर मे कंक्लूड, ऑडिटर मे कंक्लूड। होपफुली आपको जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस विच डू नॉट हेल्प टू कंक्लूड, विच डू नॉट हेल्प टू कंक्लूड, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस, सॉरी परसुएसिव एविडेंस। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा वापस नीचे चलते हैं। हमने कहा कि मे डिसाइड टू ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस। अब यहां जरा देखिएगा बड़ी अच्छी चीज, इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स, इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स फर्दर ऑडिट एविडेंस, फर्दर ऑडिट एविडेंस, यानी दैट इज व्हेन ही ऑब्टेन्स more than one audit evidence for an item। तो यहां एक नया टर्म आता है, देखना जरा क्या बोलते हैं हम उसको, कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस, कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अब ये कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस क्या होता है भाई? कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस मतलब जब एक ही चीज के लिए, एक आइटम के लिए हम लोग एक से ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेते हैं, तो उसको हमने एक नाम दिया कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस। अब सवाल बस इतना सा है कि कंक्लूसिव एविडेंस अगर आपको पहली बार में, अब जो मैं बोल रहा हूं जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दूंगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आप इसको समझे कॉन्सेप्ट को। अगर आपको किसी आइटम के लिए पहली बार में ही कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस मिल गया, ओहो कितना बढ़िया काम है, आपको दूसरे एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। तो कई बार क्या होता है, जो पहला एविडेंस मिला प्राइमा फेसी, वही एविडेंस सीधा कंक्लूसिव मिला, नो नीड टू ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस, यानी नो कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस, नो कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस, ठीक है, नो नीड टू ऑब्टेन, नो नीड ऑफ, नो नीड ऑफ कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस, जरूरत ही नहीं है आपको, जो एविडेंस आपने पहली बार में लिया वही कंक्लूसिव आया। कई बार ऐसा होता है कि पहला एविडेंस परसुएसिव है और आप उसके बेसिस पर ओपिनियन नहीं देना चाहते तो आपको और लेने पड़ेंगे, और लिए, यानी एक ही आइटम के लिए दो तीन चार ऑडिट एविडेंस लिए, तो ये क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, कॉर्पोरेटिव ऑडिट एविडेंस। दो लेने पड़ेंगे आपको, लेने पड़ेंगे तो लेने पड़ेंगे। अब कई बार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा, यहां हमने और ऑडिट एविडेंस लिए, पहला एविडेंस जो मिला वो परसुएसिव था, पहला जो मिला वो परसुएसिव था, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा था, पहला जो था वो परसुएसिव था, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा था, मैंने और ऑडिट एविडेंस लिए, जो और ऑडिट एविडेंस लिए, अब क्या होगा, वो जो दूसरा एविडेंस लिया या तो वो कंक्लूसिव मिल गया, वो कंक्लूसिव मिल गया तो भी हमारा काम हो गया, वो भी कंक्लूसिव नहीं है, तीसरा लिया वो कंक्लूसिव मिल गया, ठीक है, वो भी नहीं है, तो ऐसे कब तक चलेगा भाई, कितने? तो देखो कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहला परसुएसिव ऑडिट एविडेंस है, दूसरा जो लिया, दूसरा जो लिया, पहला परसुएसिव है, दूसरा जो लिया वो ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव नहीं था, यानी वो भी परसुएसिव था, हाँ, बट कई बार दो परसुएसिव मिलकर अगर हम दोनों को जॉइंटली देखें तो कंक्लूसिव बन जाते हैं। यानी यहां हम एक बात समझें कि कोई ऑडिट एविडेंस कंक्लूसिव, समटाइम्स, एक नोट हमने यहां डाला, छोटा सा नोट क्या डाला, समटाइम्स टू और मोर, टू और मोर persuasive audit evidences, two or more persuasive audit evidences jointly becomes, jointly becomes conclusive। यानी जब मैं उन दोनों को अलग अलग देखूं तो वो मुझे क्या दिखेंगे, वो मुझे दिखेंगे persuasive, लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दूं, एक साथ देखूं, दोनों को मिक्स कर दूं मतलब दोनों को एक साथ देखूं, तो मुझे वो क्या नजर आएंगे, कंक्लूसिव।
तो जरूरी नहीं है कि कंक्लूसिव एविडेंस ही मिले, परसुएसिव मिल रहा है, और वो परसुएसिव मिलकर भी अगर कंक्लूसिव बन रहे हैं ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा। समझे? तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑडिट करते समय परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिले तो भी घबराना नहीं है, कंक्लूसिव मिले तो खैर बहुत ही अच्छा है, घबराने का विषय ही नहीं है। परसुएसिव मिले तो घबराना नहीं और एविडेंस देना। और मैं आपको फिर आखिरी बार बोल रहा हूँ, दो बार बोल चुका हूँ, तीसरी बार फिर बोल रहा हूँ, कभी कभी परसुएसिव भी काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और परसुएसिव ऑडिट एविडेंसेस जो हैं उन्हीं के बेसिस पर हम अपनी राय दे देते हैं, क्योंकि परसुएसिव वो है जिन्हें हम लोग पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर रहे। परसुएसिव वो है जिन्हें हम पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं कर रहे, हम लोगों ने उनको एक्सेप्ट तो करा है। और सबसे जो शॉकिंग बात जो अब आपको हम बताएंगे, वो सुनने के बाद आपको और झटका लगेगा, वो ये, ऑडिट में ज्यादातर ऑडिट एविडेंसेस परसुएसिव ही होते हैं, कंक्लूसिव नहीं होते। ज्यादातर ये सुनने के बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि जब परसुएसिव खराब है कंक्लूसिव अच्छा है, तो फिर सारे कंक्लूसिव ही क्यों नहीं लेते। पहली बात तो परसुएसिव खराब है ऐसा नहीं बोला हमने, हमने कहा परसुएसिव को आप एक्सेप्ट, हमने कहीं लिखा नहीं ना कि परसुएसिव को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट कर देंगे, परसुएसिव बेकार है उसे लेना ही नहीं, हमने कहा परसुएसिव एक्सेप्टेबल है, उसके बेसिस पर बस मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं पूरी तरीके से, तो बेकार नहीं है। दूसरा ये भी बोला कि दो परसुएसिव मिल जाए तो वो अपने आप में कंक्लूसिव बन जाते हैं। अब सवाल है कि फिर वो सब ठीक है, परसुएसिव बुरा नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन कंक्लूसिव जितना अच्छा भी तो नहीं है। परसुएसिव बुरा नहीं है हमने माना, पर कंक्लूसिव जितना अच्छा भी तो नहीं है, तो फिर परसुएसिव क्यों, सारे एविडेंस कंक्लूसिव क्यों नहीं ले रहे हम लोग। तो देखिए हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करता है, राइट, जैसे इनकम टैक्स वाले आते हैं सर्च एंड सीजर में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिटेल्ड स्क्रूटनी, आरओसी वाले सेक्शन 206 में या 20210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और डिटेल में करते हैं, वो कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस का काम करते हैं, वो कभी भी परसुएसिव लेते ही नहीं, क्योंकि उन्हें आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाना है। कोर्ट सबूतों की बिना पे चलती है, कोर्ट दलीलों से नहीं चलती। यदि आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी व्यक्ति के यहां सर्च एंड सीजर करा, और सर्च एंड सीजर करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज करना चाहता है, तो पेनल्टी इंपोज आप अंडर द लॉ करोगे ना, आउट ऑफ द लॉ तो कर नहीं सकते। और अंडर द लॉ आपने कोई काम करा, इट मस्ट बी बैक्ड विद द प्रॉपर एविडेंसेस। कल को वो बंदा अगर उस आपने जो जो उसके डिमांड नोटिस इशू करा है, आपने डिमांड निकाली, अगर वो उसको चैलेंज करता है कोर्ट में या एपेलेट ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर अपील्स के पास या कोर्ट में, तो इन दैट केस जो सवाल वहां पूछा जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो पहला यही पूछा जाएगा कि आपने जिस इनकम के लिए लिखा है कि इट इज एन अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑन द पार्ट ऑफ असेसी, उसका एविडेंस है क्या। और एविडेंस वहां परसुएसिव नहीं, वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि इनके बेसिस पर मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था, नहीं, आपके पास ये सबूत होना चाहिए कि हाँ सर ये वो एविडेंसेस है जिनके बेसिस पर मैं ये कहता हूं कि इस असेसी ने अपनी इनकम छिपाई है। तो उनको कंक्लूड करना होता है, हम लोग ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमें कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, हमें यहाँ पर किसी असेसी का या अपने क्लाइंट का या ऑडिटर का प्रोसिक्यूशन नहीं करना, हमें उसे कोर्ट में लेके नहीं जाना, हमें उसके ऊपर कोई पेनल्टीज इंपोज नहीं करनी है, हमें कोई उसे सजा नहीं देनी है। तो हम लोग सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम सर्टिफाई भी कर रहे होते ना, सर्टिफिकेट अगर हम दे रहे होते, हम लिखते आई हियर बाय सर्टिफाई, तो आई वुड हैव बीन चेक द ऑल एविडेंसेस, ऑल कंक्लूसिव एविडेंसेस ओनली, इट्स एन ओपिनियन जहां मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूं, और चूंकि मैंने 100% एग्जामिनेशन नहीं करा, तो ये संभव है कि मेरी राय तो जो है वो जो एक्चुअल डेटा है उनसे डिफर करे। तो ये राय है, एक सिंपल ओपिनियन है बाय ऑडिटर, एक्सपर्ट ओपिनियन है, नो डाउट ये कभी गलत नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने राय व्यक्त करी, जस्ट अ सैंपल जो है ना ओपिनियन विच इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। तो ये कुछ तरह के ऑडिट एविडेंसेस हैं जो हम लोग लेते हैं, जैसा मैंने यहां लिखा, टू और मोर ऑडिट एविडेंसेस मे बी कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंसेस जॉइंटली बट इंडिविजुअली दे आर परसुएसिव। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है ऑडिट एविडेंस के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है, वो अगला डिस्कशन हमारा आता है कि जो ऑडिट एविडेंसेस हैं, हम उन ऑडिट एविडेंसेस को कैसे यूज करें, ऑडिट एविडेंसेस की सफिशिएंसी ने अप्रोप्रिएटनेस क्या है। तो हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस बात के ऊपर कि ये ऑडिट एविडेंसेस क्या होता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोग थोड़ा आगे चुके अब जाने ही वाले हैं,
और जब हम ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट की बात करेंगे, जब हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट की बात करेंगे, तो कुछ एक टर्म्स हैं जो हमारे काम में आएगी, ठीक है ना। जैसे टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस हमने पढ़ा ना, इसको मैं ए नंबरिंग कर देता हूं। हमको जैसा लास्ट आपसे कहा था कि आपको ऑडिट एविडेंस में सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस देखनी, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस, बहुत डिटेल में चर्चा करने वाला टॉपिक है। और जैसे हम उसमें जाएंगे तो कुछ टर्म काम में आएंगी, जैसे परसुएसिव कंक्लूसिव वहां पर काम में आती, कॉर्पोरेटिव वहां पर काम में आती, पहले आपको समझा दिया। उसी तरीके से एक दो टर्म्स और हैं, जब हम लोग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएटनेस की बात करेंगे तब काम में आएगा। वो क्या है? एक टर्म होता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एक टर्म होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, एमआर इसे कहा जाता है। और कभी कभी इसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिटर्न में ही होता है। आप इसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बोले, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बोले, एक ही बात है। मैं आपको प्रेफर करता हूं कि आप इसे जो है एमआर बोलें। क्यों बोलें उसका भी एक रीजन बताता हूं। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 580, ठीक है। ऊपर इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ये एम आर या डब्ल्यू आर। इसका जो एक स्टैंडर्ड है, हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ते, स्टैंडर्ड से पढ़ते हैं ऐसे। 5 जो है 80 एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, उसमें जो नाम दिया गया है वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। कुछ सालों पहले तक वो भी इसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के नाम से बुलाया करते थे, कुछ सालों पहले तक, मतलब 5-7 साल पहले तक, 8 साल पहले तक इसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही बोला जाता था। बाद में इसका नाम चेंज करके मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। फिर हमने रिटर्न क्यों लिखा? क्योंकि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कभी भी ओरल नहीं होता, वो रिटर्न में ही होता है। तो हम लिखें या ना लिखें, इसीलिए उन्होंने क्या करा, बोले सब रिटर्न वर्ड हटा के मैनेजमेंट कर देते हैं। क्योंकि एक रीजन था, बड़ा रीजन था, कि डब्ल्यू आर से नाम एम आर क्यों करा। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि ये रिटर्न में है, किससे ले रहे हैं ये नहीं पता चलता। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो जनरल टर्म है, किसी भी चीज के लिए किसी भी व्यक्ति से रिप्रेजेंटेशन लिया राइटिंग में, इट्स अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से ये एक मीनिंग जाया करता था, इस तरह का एक जो है लोगों के दिमाग में परसेप्शन बना करता था कि ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो एम्प्लॉय से भी आ सकता है। जबकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से हमारा मतलब था जो मैनेजमेंट से आपने रिप्रेजेंटेशन लिया, तो हमने रिटर्न हटा दिया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ओरल में नहीं हो सकता, रिटर्न में ही होगा। मैनेजमेंट वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि अब क्लैरिटी आ गई, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं मतलब मैनेजमेंट का तो इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही। रिटर्न ओरल की बात अलग है, रिटर्न है अंदर, ये लिख दिया गया, इसलिए इसका नाम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से काट के मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब ये होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो देखिए हम ऐसे 580 पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के एंड में है, चैप्टर नंबर 3 के एंड में ही हमें ऑडिट एविडेंसेस पे जब बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ने, जैसा आपको याद हो तो मैंने कहा था शुरू में कि 500 की जो सीरीज है, 500 की जो सीरीज है वो ऑडिट एविडेंसेस के बारे में है। 500 की जो सीरीज है वो ऑडिट एविडेंसेस के बारे में है। तो उसी सीरीज में 580 एक स्टैंडर्ड आता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, वहां पे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको छोटा सा गिविंग अ ग्लिम्स ऑफ मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। पहले मैं इसकी एक ना जो डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि स्टैंडर्ड में दी गई है, उसको लिख देता हूं। कंफर्मेशन ऑफ सर्टेन फैक्ट्स और समटाइम्स अकाउंट बैलेंसेस, certain facts or account balances by management in writing। मैंने कहा था ना, देखो इसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा इन राइटिंग, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ऊपर इसका नाम जो है हमने मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की पे। एट देयर, देयर से मतलब मैनेजमेंट, देयर लेटर हेड। लेटर हेड इसलिए क्योंकि लेटर हेड रिप्रेजेंट्स कंपनी, और जिस भी व्यक्ति का लेटर हेड होता है उसको रिप्रेजेंटेशन हो जाता है लेटर हेड से, ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी प्रूव हो जाती है। हम क्या बोल रहे हैं, देखो कई बार क्या होता है ना, ऑडिट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा इसे, जब 580 पढ़ेंगे डिटेल में तब तो और मजा आएगा पढ़ने में, इससे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे। अभी हम लोग उतने एग्जांपल तो नहीं ले पा रहे, बट फिर भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, जितना हमें रिक्वायर्ड है। होता क्या है, हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो कई बार इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हम लोग जो है किसी चीज के लिए ऑडिट एविडेंस लेना तो चाह रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं रहा। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिक्स सेट्स के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहते थे, या आप सैलरी के रिकॉर्ड्स चेक करना चाहते थे, और आप सैलरी के रिकॉर्ड्स चेक करके ही सैलरी को वेरीफाई करना चाहते थे। आपका प्लान ही नहीं था
कि बिना सैलरी के रिकॉर्ड को चेक करे मैं सैलरी ओके है या नहीं ऐसा बोलूं, करेक्ट। अब सैलरी के रिकॉर्ड्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ एनी रीजन डिस्ट्रॉय हो गए, आग लग गई है या कोई और रीजन था जिसकी वजह से सैलरी के रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए। अब मैं बड़े अजीब से डिलेमा में फंस गया, सैलरी के रिकॉर्ड्स नहीं है और मुझे सैलरी चेक करना है, बिना रिकॉर्ड्स के मैं सैलरी चेक नहीं कर सकता, तो मैं अब करूं क्या? मुझे बड़ा समस्या हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। तो मुझे, और सैलरी में हम एम्प्लॉय से भी नहीं पूछ सकते क्योंकि एम्प्लॉय से पूछना इज नॉट एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। नो डाउट हम चाहें तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं और उसमें से हम सैलरी का फिगर वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जो नेट पे आउट होता है वो होता है, ग्रॉस सैलरी नहीं आती। जो नेट पे आउट है, पे आउट मतलब जितना आपने एम्प्लॉय को पे करा, एम्प्लॉय की सैलरी में से टीडीएस भी कटता है, एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ ईएसआई का कंट्रीब्यूशन भी कटता है। वो पैसा हम एम्प्लॉय को नहीं देते, वो काट के हम सीधा कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे टीडीएस का अमाउंट है तो हम सीधा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करा देते हैं, पीएफ ईएसआई में जो डिपार्टमेंट में जाना है वहां जमा करा देते हैं। और भी कुछ एक डिडक्शंस होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज के ऊपर कोई पेनल्टी अगर आपने लगाई है तो वो कहना कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में या प्रॉफिट में जाता है, या जो भी आपने ट्रीटमेंट करा। तो बैंक स्टेटमेंट से हम लोग ग्रॉस सैलरी वेरीफाई नहीं कर सकते। अब मेरे पास सैलरी के रिकॉर्ड्स भी नहीं, सैलरी है भी बड़ा मटेरियल आइटम, क्योंकि सैलरी कंपनी के टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का लगभग 13% है, तो मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता सैंपल में, इग्नोर भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? तो मुझे अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट के पास जाना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि सर प्लीज आप मुझे लिख के दे दें कि आपकी कंपनी ने इस साल इतने रुपए की सैलरी पे करी है। मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेके अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच रहा। इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में उतार लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। मेरा इंटेंशन एमआर लेकर बचना नहीं है, मुझे मजबूरी में एमआर लेना पड़ रहा है। जब तक आप एमआर मजबूरी में ले रहे हो ना, तब तक एमआर वैलिड है, तब तक हम आपके एमआर लेने की बात को एक्सेप्ट कर लेंगे और उसे ऑडिट एविडेंस के तौर पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। जहां आपने एमआर बिना मजबूरी के लेने की कोशिश करी तो चिंता का विषय है, ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। और चीजें देखें, कई बार ऐसा होता है कुछ चीजों के लिए एमआर ही ऑडिट एविडेंस है। जैसे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट एक्सेप्ट करता हूं, चैप्टर नंबर 1 पे आप चले, चैप्टर 1 में हमने एक चीज पढ़ी थी कि आप ऑडिट तभी लेंगे जब ऑडिट के लिए जो प्री कंडीशंस है वो एग्जिस्ट करती हूँ। अगर ऑडिट के लिए जो प्री कंडीशंस है वो एग्जिस्ट नहीं करती तो आप एमआर नहीं लेंगे, सॉरी आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऑडिट की जो प्री कंडीशंस थी उनमें दो बातें थी, एक था कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको हम एफआरएफ बोलते हैं, वो एफआरएफ जो है एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये बात आप मैनेजमेंट से पूछे, मैनेजमेंट ने बताया आपने कौन सा एफआरएफ यूज करा है, हमने ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लिया कि क्या ये एफआरएफ मैनेजमेंट के लिए सही है या नहीं, और अगर है तो हम दूसरे वाले पे जाते हैं। यानी एफआरएफ के लिए कोई एविडेंस नहीं लेना होता है, मैनेजमेंट से हम पूछते हैं सर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बनाए, नेचर ऑफ एंटिटी आपको पता है, उस नेचर ऑफ एंटिटी के हिसाब से हमने चेक करा कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उस एंटिटी के लिए सही था या नहीं, और अगर है तो आपने वो एफआरएफ ओके कर दिया। अब दूसरा क्या था? ऑडिट प्रीमाइस, एक शब्द था ऑडिट प्रीमाइस, आई होप यू रिमेंबर। ऑडिट प्रीमाइस क्या होता है कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, उसमें एफआरएफ लगाना, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर एफआरएफ बनाना, ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना जो भी वो चाहता है या जो वो मांगेगा या जो रेलेवेंट है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन करना एंड एक्सेट्रा। अब ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट अगर ओके करे कि सब हमने ये सब करा है तो मैं ऑडिट लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। यानी अगर मैनेजमेंट मुझे ओके करे कि यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले उसने एफआरएफ सही लगाया, उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन प्रॉपर करा एंड ऑल, ये सब बातें अगर मैनेजमेंट ओके कर दे तो मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा, वरना ऑडिट नहीं। अब मैनेजमेंट ये सब एक्सेप्ट, सवाल ये कि ये मैनेजमेंट ने करा वो नहीं करा ऐसा तो बोलेगा नहीं, यानी मैंने करा है ऐसा ही बोलेगा, लेकिन उसे करा या नहीं करा ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद ही पता चलेगा ना। क्योंकि जब तक मैं चेक नहीं करूंगा मुझे क्या पता, आज मैनेजमेंट कह रहा है कि हमने इसमें सारी अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी, आपने लगाई नहीं लगाई मुझे कैसे पता चलेगा? चेक करके। चेक मैं कब करूंगा? जब मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। ऑडिट में कब एक्सेप्ट करूंगा? जब ये कंफर्म होगा कि कंपनी ने, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी है, लॉ लगा दिया, ऑडिटर को वो इन्फॉर्मेशन देगा। ये कंफर्म कब होगा? ये कंफर्म तब होगा जब मैं रिकॉर्ड चेक करूंगा। रिकॉर्ड कब चेक करूंगा? जब ऑडिट एक्सेप्ट करूंगा। ऑडिट कब एक्सेप्ट करूंगा? जब ये कंफर्म होगा। अब ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, लूप होल बन गया। तो मैनेजमेंट से कहते हैं कि सर आप लिख के दे दो कि आप कह रहे हो कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंटिंग पॉलिसी लगा दी, आप कह रहे हो कि हमने अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बनाए हैं, आप कह रहे हो कि हम आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमें ये आप लिख के दो एक पेपर पे
कि आप ऐसा करोगे तभी मैं ऑडिट लूंगा। अब इस वाली सिचुएशन में एमआर के अलावा कोई और ऑडिट एविडेंस हमारे पास है ही नहीं। इस सिचुएशन में एमआर के अलावा और कोई एविडेंस ही नहीं है, वो लेना पड़ता है। तो इस तरह की जब कभी परिस्थिति आ जाती तो हमें मैनेजमेंट से उसके लेटर हेड पे वो फैक्ट लिखवाना पड़ता है। कई बार किसी पार्टी का अकाउंट बैलेंस होता है, वो कंफर्म करना होता है पार्टी से। अब लेजर अकाउंट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, मुझे क्लोजिंग बैलेंस को लेकर डाउट है, थर्ड पार्टी से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, इसका भी स्टैंडर्ड है एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505। हमने थर्ड पार्टी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उससे हम कंफर्म करने की कोशिश करेंगे, बट किन्हीं रीजन से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हो पाया, किसी रीजन से एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं हो पाया। अब चूंकि नहीं हो पाया तो क्या करें, तो फिर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, सर हमने अपने स्तर पे सारे एविडेंस लेने की कोशिश करी, नहीं मिल रहे हैं, हमने थर्ड पार्टी से भी कांटेक्ट करी लेकिन लेजर बैलेंस वेरीफाई नहीं हो रहा, प्लीज आप लिख के दे दें, और कोई एविडेंस हमारे पास लेने का तरीका नहीं है। उन केसेस में क्या लिया जाता है, एमआर लिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।